बिजली महंगी। Pakistan is said to be facing an economic collapse. China's financial capital is collapsing, but its best friend is collapsing all over. हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर। With the economic crisis deepening, all eyes are on Prime Minister Shehbaz Sharif. हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ पे भी। इमरान खान को ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि भारत की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। आज हमारे लिए कहना आसान है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन 40 साल पहले हम ऐसा नहीं कह सकते थे। 1980 में पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी भारत की तुलना में ज्यादा थी और आज 40 साल के बाद भारत की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान से लगभग 70 गुना ज्यादा है। 1988 से अब तक पाकिस्तान 12 बार IMF से लोन ले चुका है, वहीं भारत केवल 1 बार IMF के पास लोन लेने के लिए गया है। रिसेंटली पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने यह दावा किया कि 1988 से पहले पाकिस्तान कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भारत से बेहतर परफॉर्म कर रहा था और सरप्राइजिंगली ये सच भी है। 1960 के दशक से 1980 के दशक तक पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की तुलना में तेज ग्रो कर रही थी। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल इन सेक्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा थी और यहाँ तक कि पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम थी। बट टुडे द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है कि ये अब एक कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं है मुलव्वस। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. आज भारत का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से 40 गुना ज्यादा है एंड कंपेयर टू पाकिस्तान आज भारत कई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, जिसकी पर कैपिटा इनकम 1971 में पाकिस्तान के आधे से भी कम थी, वो भी अब एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पाकिस्तान से आगे है। पर एक समय वो था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से बेहतर परफॉर्म कर रही थी, पर आज सिचुएशन बहुत अलग है और आज पाकिस्तान भारत से पिछड़ गया है। पर सवाल ये है कि कैसे। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं हवाक। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाने की जरूरत है। जब 1947 के पार्टीशन से पहले ये दोनों देश एक हुआ करते थे, उस समय बंगाल में एक अकाल आया था जिसे 20वीं सेंचुरी में आया सबसे खराब डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। इस अकाल से करीब 30 लाख लोग मारे गए थे और उस समय अंग्रेजों ने यह दावा किया था कि ये एक अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था। लेकिन आज कई रिसर्चर्स ये दावा कर रहे हैं कि डिजास्टर दरअसल एक मैन मेड डिजास्टर था और ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय भारत की इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इस अकाल के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं अंग्रेजों की बनाई पॉलिसीज भी रही थी। ये पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन की गई थी ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान राशन और दूसरे रिसोर्सेज टाइम पर मिल पाए और अंग्रेजों की बनाई इन्हीं पॉलिसी की वजह से गरीब भारतीयों से जरूरी खाने पीने की चीजें छीन ली गई। ये सिर्फ एक उदाहरण है जो हमें ये बताता है कि कैसे ब्रिटिश शासन के तहत इन दोनों देशों को आर्थिक रूप से गुजरना पड़ा था। 1900 से 1947 के बीच में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हर साल औसतन 1% रही और भारत की इतनी कम ग्रोथ रेट इसीलिए रही क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी उस समय ज्यादातर एग्रीकल्चरल बेस्ड थी और अंग्रेजों ने इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत के ह्यूमन पोटेंशियल में भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया था। उदाहरण के लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में अंग्रेजों ने ना के बराबर इन्वेस्टमेंट किया था और इसी कारण से इंडिया की लिटरेसी रेट पूरी दुनिया में सबसे कम थी। भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय 30 से 40 साल के बीच ही घूमती रही। जब इन दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिला तो दोनों सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे भी करके कई सालों के स्लो ग्रोथ को बदला जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने एक ही जैसी पॉलिसीज बनाई। अब इन दोनों देशों की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बनी पॉलिसीज को दोनों ही सरकार पर्सनली मॉनिटर कर रही थी। इसे सेंट्रल प्लानिंग कहा जाता है, जिसमें सरकार ये डिसाइड करती है कि किसको क्या क्या काम करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में ये सरकार डिसाइड नहीं करती है बल्कि मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन फिर 1950 के बाद पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी होनी शुरू हो गई
जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडिया से बेहतर बना दिया। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या होने लग गया था जिससे पाकिस्तान इतनी जल्दी ग्रोथ कर रहा था? For decades, Indians had fought to rid themselves of British rule. By 1946, everything had changed. World War II had left Britain bankrupt. इंडिपेंडेंस मिलने के 11 साल के बाद लियाकत अली खान से फिरोज खान नून तक पाकिस्तान के 7 अलग अलग प्रधानमंत्री रहे और ये 1958 में बदल दिया गया जब फाइनली आयूब खान ने मिलिट्री रूल को इम्पोज किया। सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान पर मिलिट्री रूल इम्पोज करना वहां की पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, पर मिलिट्री रूल को इम्पोज करने के बाद आयूब खान के शासन का एक नया दौर शुरू हुआ जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का गोल्डन दौर कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को इम्पोज करने के बाद पाकिस्तान में एक तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी और ऐसे 1960 के दशक में पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। इसी पीरियड के दौरान सरकार ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल में हैवी इन्वेस्टमेंट किया। ये वो समय था जब पाकिस्तान को अपनी पहली तेल रिफाइनरी मिली और इसके बाद पाकिस्तान को रोकना इम्पॉसिबल था। एक के बाद एक यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और ऐसी ही कुछ और हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और प्लांट लगाए जाने लगे। इनफैक्ट इस समय पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी, जो पाकिस्तान के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी। इसी दौरान पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ। इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने बाद में भारत तक को इंस्पायर किया। पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाने के लिए सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी के चावल सीड्स और गेहूं के सीड्स में हैवी इन्वेस्टमेंट किया। इन पॉलिसीज ने 1960 के पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ को 5% ऊपर ले जाने में काफी हेल्प की। आयूब खान के शासन में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी काफी ग्रोथ की और मिड 60s आते आते पाकिस्तान में लगभग 180 टेक्सटाइल यूनिट्स लगी हुई थी जो ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग कर रही थी। ज्यादातर ये टेक्सटाइल यूनिट्स कराची और वेस्ट पंजाब में लोकेटेड थी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी तेजी से बढ़ रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तानी सिटीजन्स अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी को लेकर काफी खुश थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि वो अब एशिया की एक फास्टेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। दूसरे कई देशों को भी ऐसा ही लगता था और इसी वजह से कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी चाहते थे और ऐसा कोल्ड वॉर के दौरान हमें देखने को भी मिला जब पाकिस्तान ने यूएसएसआर के अगेंस्ट अमेरिका का सपोर्ट करने का फैसला किया और पाकिस्तान के सपोर्ट के बदले यूएस ने अरबों डॉलर की एड पाकिस्तान को दी। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1960 के दशक में पाकिस्तान को अमेरिका से कितनी एड मिली थी। मिड 60s के दौरान अमेरिका के अलावा मिडिल ईस्ट के कई देश भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए। राजा जी, जो जवाहरलाल नेहरू के क्लोज फ्रेंड थे, जो 1960 के बाद में उनके कट्टर क्रिटिक बन गए थे, क्योंकि राजा जी इंडियन इकोनॉमी को लिबरेट करना चाहते थे और वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहते थे। जहां आयूब खान के शासन में पाकिस्तान की इकोनॉमी बाकी देशों के साथ ट्रेड और एक्सपोर्ट्स कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे बंद हो रही थी और एक्सपोर्ट्स भारत के कम हो रहे थे, जिसने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहती थी और इसके लिए सरकार ने टैरिफ, सब्सिडीज और दूसरे रिस्ट्रिक्शंस को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे अब लोग ना तो इम्पोर्ट कर सकते थे और ना ही खुल के एक्सपोर्ट्स। वहीं पाकिस्तान में बिजनेस करना और भी आसान हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ मिलिट्री जनरल की मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन भारत में उस समय एक बिजनेस को चलाना एक चैलेंज था, क्योंकि यहाँ अपना काम करवाने के लिए आपको बार बार सरकारी ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार बाबुओं को पैसा खिलाना पड़ता था। एज ए रिजल्ट 1960 से 1980 के दशक तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट लगभग 6% ईयर हो गई, जबकि भारत की ग्रोथ रेट 4% से कम हो गई। लेकिन 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिचुएशन को और भी बदल दिया। Having created an unmanageable situation entirely through his own folly, General Yahya Khan was now about to pull the roof down on himself. The Pakistanis suffered heavy casualties. A new nation was born. इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान दो भागों में बढ़ गया था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और ज्यादातर प्रॉफिटेबल टेक्सटाइल मिल्स ईस्ट पाकिस्तान में सिचुएटेड थी और उस समय जो भी ईस्ट पाकिस्तानी कंपनीज से प्रॉफिट होता था वो सारा प्रॉफिट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट में खर्च हो जाता था और ऐसा आयूब खान के शासन में 10 सालों तक होता रहा, जिससे वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 504 हो गई और वहीं ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 310 रुपए से भी कम हो गई। इसके अलावा आयूब खान ने ईस्ट पाकिस्तान में कुछ ऐसी ट्रेड पॉलिसीज भी लागू की जो वेस्ट पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। इन ट्रेड पॉलिसीज ने दोनों पाकिस्तानी विंग्स को दुश्मन बना दिया। इन ट्रेड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वेस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ईस्ट पाकिस्तान में आसानी से बेचे जा सकते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए टैरिफ या फिर शुल्क देना पड़ता था। मींस कोई भी ईस्ट पाकिस्तान में कुछ भी बेच सकता था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में केवल लोकल प्रोडक्ट ही बिक सकता था। ये बहुत सारे एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल था। ऐसा दूसरे और भी बिजनेस सेक्टर्स में हो रहा था, जहां वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को एक और चीज को लेकर डोमिनेट कर रहा था और वो थी लैंग्वेज। Make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan
He is going to be able to learn no other language. एज ए रिजल्ट ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गया और वहीं वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान की सरकार के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया था। It is better than the country being led towards a civil war, which Ayub Khan was engineering. अब दोनों ही पाकिस्तानी विंग में दो अलग अलग विद्रोह चल रहे थे। आखिरकार अयूब खान को सत्ता से हटा दिया गया और उसकी जगह याह्या खान ने ले ली। इसके बाद जो हुआ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और भी पीछे धकेल दिया। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसको भोला साइक्लोन कहा जाता है और इस साइक्लोन ने 5 लाख लोगों से ज्यादा की जान ले ली। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने उस समय बंगालीज को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और इससे ईस्ट पाकिस्तान के लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले अगले इलेक्शन में याह्या खान को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मजाक तो तब हुआ जब याह्या खान ने अपनी हार मानने से साफ मना कर दिया और अपनी हार का सारा ब्लेम मीडिया को डाल दिया कि मीडिया की दिखाई फेक न्यूज ने ही उनकी सरकार नहीं बनने दी। अपनी हार से शर्मिंदा याह्या खान ने ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे विद्रोह को कम करने के लिए वहां पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। आर्मी ट्रूप्स को ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय करना एक गलत कदम साबित हुआ। इससे वहां पर विद्रोह और भी बढ़ गया और वहां पर एक जेनोसाइड शुरू हो गया। अब लाखों बंगालीज बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के अंदर आ रहे थे और इस इंसिडेंट ने भारत सरकार को युद्ध में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया और ऐसे 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला। ये युद्ध पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इस युद्ध की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट $10 बिलियन आके गई। युद्ध की डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया और ये ग्रोथ इंजन और कुछ नहीं बल्कि बांग्लादेश था। इस 1971 वॉर पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिससे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने हर बंगाली एस्पेक्ट को और हर इवेंट को शामिल करने की कोशिश करी है जिसकी वजह से 1971 का वॉर हुआ था। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के ट्रेड रूट को यूज करके ही दूसरे देशों के साथ अपना सी ट्रेड करता था। 1971 से पहले पाकिस्तान के फलते फूलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज्यादातर ग्रोथ का क्रेडिट बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान को जाता है, जब बंगाली एंटरप्रेन्योर्स ने अपने जूट फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया था। और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप में आ गया और अब पाकिस्तान सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा। इसका मतलब था कि बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और सभी मेजर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से अब नेशनलाइज हो गई थी। जब सरकार ने इन सारी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल कर लिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज्यादा बिखरने लगी। देश का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोलैप्स होने लगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देश को छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल घराने भी पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। दाऊद अमेरिका चले गए, सेंगोस मिडिल ईस्ट चले गए और हबीब परिवार यूरोप में चले गए। 1960 के दशक में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत फलती फूलती रही, लेकिन 70 के दशक में पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। पाकिस्तान ने साल 1972 से 1977 के बीच में अपने इतिहास का सबसे बुरा इन्फ्लेशन देखा, जब यहाँ प्राइसेस 15% हर साल बढ़ रही थी। और इसी दौरान इंदिरा गांधी ने भी भारत में कई बिजनेसेस को नेशनलाइज किया था, लेकिन भारत इससे रिकवर हो गया, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सका। 1977 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कूप या फिर तख्ता पलट हुआ। इस बार इसे जनरल मोहम्मद जिया उल हक ने किया था, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया, उसे जेल में डाला और 2 साल के बाद फांसी दे दी। जिया उल हक का शासन पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी था, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जिसको जिया उल हक ने कम करने की कोशिश की और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। लेकिन शायद जिया उल हक के शासन का मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट था पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस्लाम को बढ़ावा देना। इसे इस्लामाइजेशन कहा जाता है। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws. क्योंकि बांग्लादेश से अलग होने के बाद जिया उल हक को लगा कि पाकिस्तानियों को एकजुट करने के लिए इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस्लाम की तरह से ही सेटअप करने की कोशिश करी। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान की मिलिट्री गवर्नमेंट ने बैंक्स के बैलेंस में से 2.5% हर साल काटना शुरू किया और एक काटा हुआ अमाउंट ज़कात कमेटी के माध्यम से रूरल गरीब लोगों के बीच बांटना शुरू किया। इस्लामाइजेशन के साथ साथ जिया उल हक ने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश भी की और ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी रही। इससे कई पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट के देशों में काम करने के लिए चले गए और अपने देश में कमाए हुए पैसों को भेजने लगे। जिया उल हक की पॉलिसीज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बार फिर से एक हद तक इम्प्रूव किया और इस दौरान पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुई। लेकिन इस्लामाइजेशन का देश पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसको 1979 में देखा भी गया था, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके जवाब में अमेरिका ने मुजाहिदीन फाइटर्स को पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए और पाकिस्तान ने इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करना पाकिस्तान को भारी पड़ा और यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट झेलना पड़ा। 1989 में ये युद्ध खत्म तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलटपुलट शुरू हो गई और 1999 में ही जिया उल हक की हत्या करा दी गई। फिर शुरू होता है साल 1999, जब परवेज मुशर्रफ ने एक बार और तख्ता पलट किया। सरप्राइजिंगली जिया उल हक की मौत के बाद 1998 से 1999 यानी कि एक साल में
पाकिस्तान के अंदर 9 अलग अलग सरकारें बनी थी और इस तरह जिया-उल-हक की बनाई इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स पर काफी भारी पड़ा, जिससे कई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी सामने आने लगी, जिनमें यह साबित करने की होड़ लग गई कि इन पार्टीज में से कौन सबसे ज्यादा इस्लाम का अच्छा समर्थक है। इससे पाकिस्तान में हिंसा भड़क उठी और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पर कंट्रोल खोने लगा। लगातार मिलिट्री कूप होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को 2 तरह से नुकसान उठाना पड़ा। पहला, देश की इकोनॉमी पर मिलिट्री का कंट्रोल होने लगा और दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ गिने चुने बिजनेसमैन डोमिनेट करने लग गए, जो पाकिस्तानी सरकार और वहां की मिलिट्री के क्लोज थे। इनमें एक फेमस नाम है जहांगीर तरीन। ये पाकिस्तान के फेमस बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस में से एक है। इन्होंने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री की सीट दिलवाई थी। और क्या आप गैस कर सकते हैं इनका प्राइमरी बिजनेस क्या है? चीनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है। लगभग हर बड़ा पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इसीलिए पाकिस्तानी सरकार इन चीनी मिल्स को सब्सिडी देने में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, जबकि ये पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज और सेक्टर में खर्च किया जा सकता था। और वहीं दूसरी तरफ भारत, वहां पे भी प्रॉब्लम कम नहीं थी, वहां पर भी खलबली मची हुई थी। भारतीय इकोनॉमी को भी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। 1980 में भारत में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और सिख जेनोसाइड देखा गया। और इस दौरान भारत की इकोनॉमी लाइसेंस राज में चल रही थी। लाइसेंस राज में बिजनेस स्टैब्लिश करना या स्मूथली रन करने के लिए आपको कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना पड़ता था और इसी वजह से कई कंपनीज उस समय इंडिया में बंद हो रही थी। जैसे 1977 में कोका कोला को भारतीय बाजार छोड़ना पड़ा जब सरकार ने कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने से उसे रोक दिया। एक प्राइवेट कंपनी को इंडिया में स्मूथली ऑपरेट करने के लिए अराउंड 80 गवर्नमेंट एजेंसीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है और यही कारण है कि 1977 से 80s के बीच में इंडियन इकोनॉमी में कुछ गिनी चुनी कंपनीज का ही दबदबा था। लेकिन ये सब 1991 में चेंज हो गया जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट पेश किया जिसने इंडियन इकोनॉमी को बदल दिया। इंडियन इकोनॉमी को खोल दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ने वाला था। मतलब अब इंडिया में एक कंपनी खोलना आसान है और इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के दाम भी कम होंगे और इसीलिए इंडिया में अब कंपटीशन बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट, जब 1990 में भारत की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, वही 20 सालों में ये पाकिस्तान से ज्यादा हो गई। और आज भारत इसीलिए इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है क्योंकि भारत ने हमेशा रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा देश की इकोनॉमी पर फोकस किया। जहां इंडियन पॉलिटिशियन ये बात करते रहे कि भारत की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और सरप्राइजिंगली वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को आज भी वहां की मिलिट्री ही कंट्रोल कर रही है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान की ग्रोथ फ्यूचर में कभी होगी, क्योंकि जब तक वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने पर फोकस नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की सरकार या वहां की मिलिट्री के कंधों पर नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के सिटीजन्स की है जिनका वो देश है।